आज मैं इंटरमीडिएट अंग्रेजी सेकेंड ईयर में जो प्रेस्क्राइब्ड पोएम्स हैं उसमें चौथा पार्ट फ्रॉम एन एलिजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, यह जो कविता है इस कविता का इंग्लिश में व्याख्या, हिंदी में व्याख्या और अंत में सेंट्रल आइडिया मैं आप लोगों को बताऊंगा। प्रारंभ में कविता के विषय में कुछ बताऊंगा, इसलिए जो भी छात्र हैं अपनी पुस्तक खोल लें, उसमें से यह कविता फ्रॉम एन एलिजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, इस कविता को देखें, खोल लें और मैं लाइन बाय लाइन बताऊंगा, हिंदी में बताऊंगा, फिर उसकी व्याख्या भी करूंगा इंग्लिश में। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इस कविता को हिंदी में बता रहा हूं। फ्रॉम एन एलिजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, यह कविता गांव के कब्रिस्तान में लिखी गई है। एलिजी, यह एलिजी गांव के कब्रिस्तान में लिखी गई है। एलिजी का अर्थ होता है शोक गीत, अर्थात जब कवि अपनी कविता में शोक व्यक्त करता है, यानी विलाप करता है, दुख व्यक्त करता है, रोता है, तो उस कविता को एलिजी कहते हैं। एलिजी दो प्रकार की होती है, पर्सनल एलिजी और इम्पर्सनल एलिजी। जब कवि अपने किसी मित्र, रिश्तेदार, सगे संबंधी के लिए विलाप करता है अपनी कविता में, तो उसे पर्सनल एलिजी कहा जाता है। और जब कवि समाज के लिए, देश के लिए, मानवता के लिए, समूह के लिए विलाप करता है तो उसे इम्पर्सनल एलिजी कहा जाता है। तो ये कविता इम्पर्सनल एलिजी है, क्योंकि इसमें कवि गरीबों के लिए, गरीब किसानों के लिए, मजदूरों के लिए विलाप किया है, इसलिए यह इम्पर्सनल एलिजी है। यह कविता थॉमस ग्रे द्वारा लिखी गई है। आप कविता की पंक्ति देखें, यह कविता कुल 5 स्टैंजा में है। प्रारंभिक 3 स्टैंजा में कवि ने प्रकृति का बड़ा सुंदर वर्णन किया है और उस कब्रिस्तान का वर्णन किया है, लेकिन बाद की जो दो स्टैंजा हैं उसमें कवि ने बड़ी अच्छी बात कहा है और उसमें कवि धनवानों को एक संदेश दिया है गरीबों के प्रति, कि धनवानों को गरीबों के प्रति क्या व्यवहार करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, इसका एक संदेश उसने दिया है। और बाद के जो दोनों स्टैंजा हैं परीक्षा के दृष्टि से भी बड़े ही महत्वपूर्ण है। तो आप देखें, कविता का प्रारंभ है, द कर्फ्यू टॉल्स द knell of parting day, the lowing heart wind slow over the lea, the ploughman homeward plods his weary way, and leave the world to darkness and to। कवि ने बहुत ही सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है, शाम का वर्णन किया है, इवनिंग का एक बड़ा ही सुंदर चित्र कवि द्वारा प्रस्तुत किया गया है। कवि कहता है कि गिरजाघर की शाम की घंटी बजती है। गिरजाघर में सुबह घंटी बजती है, दोपहर में घंटी बजती है, शाम को घंटी बजती है, रात में घंटी बजती है। तो ये सारी घंटी जो है प्रतीक समय का देती है। पहले इतना विकास नहीं था तो गिरजाघर की घंटियों से समय का ज्ञान होता था। शाम की घंटी बजती है माने शाम का प्रेयर करना है,
सुबह की घंटी बजती है माने सुबह प्रेयर करना है। तो गिरजाघर की शाम की घंटी बजती है। द कर्फ्यू टॉल्स, कर्फ्यू माने गिरजाघर की शाम की घंटी, टॉल्स माने रिंग्स, बजती है। द नेल ऑफ पार्टिंग डे, और उस घंटी की आवाज इस बात का संकेत देती है कि अब दिन समाप्त हो गया है और रात प्रारंभ होने वाली है। द लोइंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द, दिन भर चारागाह में, घास के मैदान में दिन भर चरने के बाद अब पशु धीरे धीरे गांव की ओर आ रहे हैं। शाम के समय पशु गांव की ओर आते हैं। द प्लाउमैन होमवर्ड्स प्लॉट्स हिज वेरी वे, दिन भर खेत में काम करने के बाद थके हुए किसान भी घर की ओर वापस हो रहे हैं। एंड लीव द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू, पूरा संसार अंधकार से आच्छादित हो गया है और कवि जो है गांव के कब्रिस्तान में बैठ करके इस कविता को लिख रहा है। जैसी परिस्थिति देख रहा है, जो जो चीजें उस कब्रिस्तान में, उसी के अनुसार वो इस कविता में लिखने चल रहा है। तो ये शाम का वर्णन है। ये सारी चीजें शाम को होती है। गिरजाघर की शाम की घंटी बजती है। ये घंटी ये सूचना देती है कि दिन समाप्त हो गया है, रात प्रारंभ होने वाली है। दिन भर खेत में, घास के मैदान में चरने के बाद पशु अलसाते हुए, रंभाते हुए, दिन भर चरने के बाद थके हुए हैं, गांव की ओर वापस हो रहे हैं। और किसान जो दिन भर खेत में काम किए, वो भी थके हुए अब घर की ओर वापस हो रहे हैं। पूरा संसार अंधकार से आच्छादित है, लेकिन कवि अकेले बैठ करके उस गांव के कब्रिस्तान में इस कविता को लिख रहा है। Now in this stanza, the poet has presented a very fine picture of morning. Evening. In this stanza, the poet has presented a very fine picture of evening. The poet says that the bell of the church rings at evening, and the sound of the bell signifies that the day is about to finish and the night is about to start. The cattle, they grazed in the field, they grazed in grassland throughout the day, and now they are returning towards the village. The farmers, they also worked hard in their fields the whole day. They are also tired and they are returning to their homes. But the poet is sitting in country churchyard and he is writing this poem. दूसरा स्टैंजा देखिए। Beneath those rugged ilm that you trees set, where heaps the turf in many a mouldering heap, each in his narrow cell forever late, the rude forefathers of the hamlet sleep. कवि जो है उस कब्रिस्तान का बड़ा सुंदर वर्णन कर रहा है। वो कब्रिस्तान गरीबों का है, श्रमिकों का है, मजदूरों का है। तो उस कब्रिस्तान की क्या स्थिति है? अब तो वह कब्रिस्तान इल्म और यू वृक्ष की छाया में है, अर्थात उस कब्रिस्तान में बहुत से इल्म और यू के वृक्ष उगे हुए हैं। Where heaps the turf in many mouldering heaps, और गरीबों का कब्रिस्तान होने के कारण उसका कोई देख रेख नहीं है,
बड़े लोगों का कब्रिस्तान होता है तो वो पक्का बनवा देते हैं, प्लास्टर करा देते हैं। वो और बड़े धनवान होते हैं तो उस पर कुछ मकबरा बनवा देते हैं। और धनवान होते हैं, शाहजहां जैसा व्यक्ति होता है तो ताजमहल बनवा दिया। तो इस तरह से, लेकिन ये जो कब्रिस्तान है गरीबों का है, जो एक बार उसमें दफन कर दिए गए, फिर कोई देखने वाला नहीं है। तो इसलिए वह कब्रिस्तान बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ है, नीचा ऊंचा है, और उस पर बहुत सी घासें उगी हुई हैं, भिन्न भिन्न आकार में उगी हुई हैं। और कवि कहता है कि प्रत्येक अब अपने इस छोटे से सेल माने घर, कमरे में, अर्थात उस कब्र में सदा सदा के लिए सो रहे हैं। दे द रूड फोर फादर्स ऑफ द हैमलेट स्लीप। और ये कौन है? तो ये उस कब्रिस्तान के बगल में जो गांव है, उस गांव के रहने वाले जो गरीब मजदूर किसान हैं, उन्हीं के पूर्वज हैं, जो सदा सदा के लिए चिरनिद्रा में अब इस कब्रिस्तान में सो रहे हैं। कवि यहां उस कब्रिस्तान का वर्णन कर रहा है। द पोएट सेज दैट द churchyard is situated under the shade of elm and yew trees, and the graves are rough and uneven. They are decayed, and the graves are covered with green grass, because no one cares for them. The poet says that each of them is sleeping forever in graves. And they are the forefathers of the poor farmers and laborers nearby the villages. They are sleeping forever. तीसरा स्टेंजा है। The breezy call of incense breathing morn, the shallow twittering from the straw-built set, the cock's shrill clarion or the echoing horn, no more shall rouse them from their lovely bed. कवि कहता है, वर्णन कर रहा है, उस कब्रिस्तान में कभी शाम को गया, पूरी रात रह गया और सुबह हो गया। अब सुबह का समय है, तो कवि जो है सुबह के समय का वर्णन किया है। कवि कहता है कि सुबह के समय बड़ी ही शीतल और सुगंधित हवा उस कब्रिस्तान में आ रही है। बहुत ही शीतल और सुगंधित हवा है, और अबाबिल पक्षी अपने अपने घोंसलों में चहचहा रहे हैं। स्ट्रा बिल्ट सेट, स्ट्रा माने तिनके का, बिल्ट माने बना हुआ, शेड माने छाया। तिनके की बनी हुई छाया माने घोंसला। घोंसला तिनके पत्तों से होता है, तिनकों से होता है। तो अबाबिल पक्षी, बड़े सुंदर अबाबिल पक्षी होते हैं, वे अपने अनगिनत घोंसले उनके उस कब्रिस्तान में वृक्षों पर हैं, और वे अपने घोंसलों से सुबह के वक्त चहचहा रहे हैं, बहुत आवाज पैदा कर रहे हैं। द कॉक्स क्लारियन, और कवि जो है मुर्गे की तेज आवाज भी सुन रहा है, अर्थात मुर्गे सुबह के समय बाग दे रहे हैं, ये संकेत दे रहे हैं कि सुबह हो गया है। तो कवि उनकी भी आवाज सुन रहा है। आर दी गोइंग हॉर्न्स, और शिकारी अपनी तुरही को बजा रहे हैं, यानी तुरही बजाकर अन्य शिकारियों को इकट्ठा कर रहे हैं,
अर्थात उस कब्रिस्तान में भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज आ रही है। अबाबिल पक्षी की आवाज आ रही है, मुर्गे की आवाज दे रही है, मुर्गे भाग दे रहे हैं, और शिकारियों की तुरही की भी आवाज आ रही है। यानी कई प्रकार की आवाज है, लेकिन ये सभी आवाज मिल करके, ये सारी आवाजें भी मिलकर अब उनको उनसे जगा नहीं सकती हैं, उनको उनके कब्र से अब उठा नहीं सकती हैं, क्योंकि वे अब सदा सदा के लिए सो रहे हैं, वे चिर निद्रा में सो रहे हैं। इसलिए इटर्नल स्लीप, चिर निद्रा में सो रहे हैं, उन्हें अब कोई जगा नहीं सकता है, उठा नहीं सकता है। Now in this stanza, the poet has presented a very fine picture of morning. The poet remained throughout the night in country churchyard. It is the time of morning, and the poet says that a very sweet and cool wind is also blowing in the country churchyard. The wind is very cool and sweet. The poet also hears the chirping sound of sparrows in their nests made of straw. They are chirping and twittering, and they produce a very sharp sound. The poet also hears the sound of cocks. Cocks are also crowing, and the hunters are also blowing their trumpets and bugles. The poet hears many kinds of voice in the country churchyard, but the poet says that all these kinds of voice cannot awaken them, cannot arouse them from their graves, because they are sleeping forever, so they cannot be awakened. चौथा स्टेंजा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये चौथा स्टेंजा और पांचवा स्टेंजा जो है इसका निष्कर्ष है। मुख्य बात, अभी तक तो कवि ने जो है प्रकृति का वर्णन, सुबह और शाम का वर्णन किया है, लेकिन इस चौथे स्टेंजा में और पांचवें स्टेंजा में कवि ने धनवानों को गरीबों के प्रति एक संदेश दिया है। तीसरे स्टेंजा में दी सैलो ट्विटरिंग है, इसमें आनोमैटोपोइया अलंकार है, ध्वनि सूचक है। चौथा स्टेंजा आप देखें, लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। कवि कहता है कि लेट नॉट एम्बिशन, एम्बिशन माने होता है महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा कभी भी जो है उन गरीब किसानों, गरीब मजदूरों, जो गरीब हैं, उनके जो यूजफुल माने उपयोगी, टॉयल माने परिश्रम है, उसका कभी मजाक नहीं करना चाहिए। यानी महत्वाकांक्षा को कभी भी उन गरीबों के जो सार्थक परिश्रम है, उस सार्थक परिश्रम का कभी मजाक नहीं करना चाहिए। यहां मजाक तो कोई सजीव कर सकता है, निर्जीव व्यक्ति तो मजाक कर नहीं सकता, लेकिन यहां एम्बिशन को पर्सनिफाइड कर दिया गया है, सजीव बना दिया गया है, इसलिए इसमें पर्सनिफिकेशन अलंकार है। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, इसमें पर्सनिफिकेशन, मानवीकरण है, सजीव बना दिया गया है। तो महत्वाकांक्षा किसको होता है? धनवानों को। तो कवि कहता है, ऐ धनवानों, तुम्हें
उन गरीबों के जो सार्थक उपयोगी परिश्रम हैं, उनके सार्थक परिश्रम को देख करके कभी उसका मजाक नहीं करना चाहिए। देयर होमली जॉय एंड डेस्टिनी आस्क, उनका जो सामान्य आनंद है वो बेचारे अपने गरीबी में और अपने आनंद में मस्त रहते हैं। एंड डेस्टिनी ऑब्स्क्योर, और उनका भाग्य धूमिल है, उनकी भाग्य धूमिल है। विधाता ने इसलिए उसे गरीब बना दिया है, लेकिन उनकी गरीबी पर कभी भी तुम्हें हंसना नहीं चाहिए, उसका उपहास नहीं करना चाहिए। एक बात तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम तभी तक धनवान हो जब तक गरीब कठिन परिश्रम करते हैं। गरीबों के कठिन परिश्रम पर ही आप धनवान हैं, इसलिए आपको उनका कभी उपहास नहीं करना चाहिए। नार ग्रेंजर हियर विद ए डिसडेनफुल स्माइल, ग्रेंजर माने होता है शान, यहां भी पर्सनिफिकेशन है। शान किसी सजीव को होता है, निर्जीव को तो शान होगा नहीं। इसको भी पर्सनिफाइड किया गया है, मानवीकरण किया गया है। और शान किसको होता है? धनवान को होता है। तो कवि जो है इसके माध्यम से कह रहा है कि और ऐ धनवानों, तुम्हें उन गरीबों का जो शार्ट माने संक्षिप्त एंड सिंपल माने साधारण, एनाल्स माने लाइफ हिस्ट्री, जीवन वृत्तांत है, उनके जो साधारण जीवन वृत्तांत हैं उसे देखकर उस पर तुम्हें घृणापूर्वक मुस्कुराना नहीं चाहिए, उसका मजाक नहीं करना चाहिए। कभी धनवानों को चेतावनी दे रहा है और एक संदेश दे रहा है कि धनवानों को कभी भी गरीबों के सार्थक परिश्रम का मजाक नहीं करना चाहिए, उसका उपहास नहीं करना चाहिए। उनके जो सामान्य आनंद है वो अपने सामान्य आनंद में जीवित हैं, मस्त रहते हैं, और उनका जो भाग्य कमजोर है, धुंधला है, इस पर कभी भी धनवानों को हंसना नहीं चाहिए, मजाक नहीं करना चाहिए। उन्हें यह याद रखना चाहिए कि उन्हीं के परिश्रम पर वो धनवान हैं, और कभी भी उन्हें उन गरीबों का जो सामान्य जीवन वृत्तांत है, उनका जो सामान्य जीवन वृत्ति है, जीवन है, उस पर भी कभी भी घृणापूर्वक मुस्कुराना नहीं चाहिए। Now in this stanza, the poet gives a mission to the rich against the poor. The poet says that the rich should not mock and laugh to see the useful labor of the poor, and they should never laugh to see the simple joys and dim destiny, dim fate of the poor. They should always remember that. They should always remember, as long as they are rich, as the poor work hard, and their prosperity depends on the hard labor of the poor. They should always remember it. And the rich should never smile, should never laugh hatefully to see the ordinary and simple life history of the poor. They should never laugh to see the simple life history of the poor. लास्ट स्टेंजा है, बड़ा महत्वपूर्ण है। परीक्षा के दृष्टि से ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण है। चौथा और पांचवा पढ़ाने चल रहा हूँ। बोर्ड की परीक्षाओं में प्राय पूछता है व्याख्या करने के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए। द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, द पंप ऑफ पावर, एंड ऑल दैट ब्यूटी, ऑल दैट वेल्थ एवर ग्रेव awaits alike the inevitable hour. The path of glory lead but to the grave.
कवि कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को अब अच्छे खानदान में पैदा होने का अभिमान है, यदि कोई व्यक्ति किसी कुलीन खानदान में, अच्छे खानदान में पैदा हो गया है और इस बात पर उसे गर्व है, या कोई व्यक्ति बड़ा शक्तिशाली, पावरफुल है, इसलिए उसे अपने शक्ति पर, संसाधन पर गर्व है, ऑल दैट ब्यूटी, यदि कोई व्यक्ति बड़ा सुंदर है और उसे अपनी सुंदरता पर बड़ा अभिमान या गर्व है, ऑल दैट वेल्थ एवर गिव, और यदि किसी व्यक्ति को अपने धन संपदा पर गर्व है, कवि कहता है अवेट्स ए लाइक द इनविटेबल आवर, कवि कहता है कि जरा उस अंतिम समय की प्रतीक्षा करो। अंतिम समय क्या होता है? मृत्यु, जो सबसे अंत का, जीवन का अंत है, वही जीवन समाप्त होता है, और जो सदा सत्य है, जो निश्चित रूप से होना है। इस संसार में एक यही मृत्यु सत्य है, बाकी सारी चीजें असत्य है। तो कवि कहता है कि जरा उस अनिवार्य समय की प्रतीक्षा करो। द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, क्योंकि वैभव के सारे रास्ते अंत में किधर ले जाते हैं? टू द ग्रेव, कब्र की ओर ही ले जाते हैं। यानी हर व्यक्ति निश्चित रूप से मरता है, मृत्यु सबकी निश्चित है, और मृत्यु किसी भी प्रकार का भेद नहीं करती, मृत्यु किसी प्रकार का भेद नहीं करता है। चाहे राजा हो या रंक हो, धनी हो, गरीब हो, ऊंच हो, नीच हो, सुंदर हो, कुरूप हो, सबकी मृत्यु होती है और एक समान होती है। एक ही जंजीर में मृत्यु राजा और भिखारी दोनों को बांध के ले जाता है। तो जब अंत में सबकी मृत्यु एक समान है, तो किस बात को लेकर के तुम इतना गर्व करते हो? क्यों फिर इतना अभिमान है? जब अंत में मृत्यु निश्चित है, तुम अपने धन से, अपने शक्ति से, अपने बल से, अपनी सुंदरता से मृत्यु को तो नहीं रोक सकते। मृत्यु के आने पर अगर ऐसा रहता तो सिकंदर बादशाह पूरे विश्व पर जिसका आधिपत्य था, वो कभी नहीं मरता। जब मृत्यु आती तो एक देश दे देता, कहता ले जाओ, एक देश है, ले लो, 50-100 वर्ष बताना। लेकिन नहीं, मृत्यु को रोका नहीं जा सकता है। मृत्यु तो निश्चित है, और मृत्यु की दृष्टि में सब एक समान है। सबसे बड़ा साम्राज्यवाद मृत्यु है, मृत्यु की दृष्टि में सब लोग एक समान है। इसलिए जब सबकी मृत्यु निश्चित है और यही जीवन का अंत है, तो क्यों इतना अभिमान करते हो? Now, in this stanza, the poet says, if a man is born in a high family, noble family, and he is proud of his birth, if a man is very powerful, he has so many resources, and he is proud of his power and strength, if a man is very beautiful, handsome, and he is proud of his beauty, and if a man is very wealthy, he has wealth, and he is proud of his wealth, riches. The poet advises all of them to wait for the inevitable hour. He advises them to wait for the death, because death is sure and certain, and death is the final end of every man. And at last, every man goes towards grave. Death is sure and certain for all, whether he is king
are beggar, high or low, beautiful or ugly. And death makes no distinction. Death makes no difference among all of them. Death chains everyone in the same chain, whether he is rich or poor, high or low. So, if you are not able to check your death, why are you so proud of yourself? Why are you proud of your wealth, money, power and beauty? You should not be proud, and you should always help the poor, and you should always think welfare, good for the poor. इस प्रकार ये पाठ समाप्त हो गया। अब इसकी सेंट्रल आइडिया आप लोग लिख लें। In this poem, the poet Thomas Gray gives a mission to the rich against the poor. The poet has a great and deep sympathy for the poor and simple villagers. He says that the rich should never laugh and mock to see their useful labor, joy, short and simple life history. The rich should never laugh फिर से लिखिए। The rich should not be proud of their wealth, noble birth or beauty, because they should remember that all must die one day. Death is the end of life, and death is equal for all. The rich and the poor, the high and the low, and the beautiful and ugly. That's why the rich should pay honor and respect for the poor. आपने पढ़ा, आप इसको इत्मीनान से अपनी किताब खोल करके जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ अपनी किताबों से मिला के पढ़ें। इसमें जहाँ समझ में ना आवे उसे लिखें, अगर समझ गए हैं तो उसके लिए भी लिखें कमेंट कि हाँ मेरे समझ में आ गया है।
सूचना दें ताकि मुझे ये विश्वास हो कि हाँ आप समझ रहे हैं, या जहाँ नहीं समझ में आ रहा है वो मुझे मालूम हो, उसे मैं समझाने का प्रयास करूँगा, उसे सुधारने का प्रयास करूँगा। और कुछ भी आपके द्वारा सूचना न दिए जाने पर, कुछ भी कमेंट न आने पर मैं क्या समझ सकता हूँ। इसलिए आप अवश्य